जी हाँ, नमस्कार मित्रों। आज है 29 जनवरी, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 4 महीने और 7 दिन बाकी है। मुद्दा ये करंट अफेयर्स। तो 26 जनवरी को मैंने वीडियो बनाया था। 27 को नहीं बनाया क्योंकि उस दिन तो न्यूज़पेपर का हॉलीडे था। उसके बाद 28 फ्राइडे और 29 सैटरडे जाने लायक क्या था वो आज हम देखते थे। तो इकोनॉमी, पॉलिटी और एथिक्स के अलग अलग कुछ समाचार थे, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला आया न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य आर्थिक सलाहकार। वो क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो बजट बनाने का काम करता है, इसके नीचे ये साहब बैठते हैं। इनका मेन काम होता है हर साल इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण बनाना। यूजुअली 3 साल के लिए नौकरी मिलती है। रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है, पुनर्नियुक्ति संभव है। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। फिर एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स होते हैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, IES ऑफिसर। स्पेशलिस्ट मतलब जिसने इकोनॉमिक्स के BA MA वगैरह के जो कोर्स किए हैं वही उसको अप्लाई कर सके। और उनका खास काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में इकोनॉमिक पॉलिसी प्लानिंग वगैरह के साथ वो काम देखते हैं। तो उनके ऊपर ये साहब का कंट्रोल होता है, उसका जो भी प्रमोशन ट्रांसफ़र के ऑर्डर पे ये साइन करें। एक ज़माने में मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यन, ये सब लोग थे। फिर कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन वो लास्ट में चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र थे, फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी, रिज़ाइन किया। तो अभी लेटेस्ट कौन है? डॉक्टर V अनंथा नागेश्वरन इज़ द न्यू चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। IIM अहमदाबाद से पढ़े हैं, IFMR नाम की बिजनेस स्कूल के ये डीन रह चुके हैं, वगैरह वगैरह। उन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं, लेकिन इतना सब दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। जो पूछते हैं तो बेसिक चीज़ें चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की पूछे, इतनी पूरी बायोडेटा पढ़ना जरूरी नहीं है। फिर मुद्दा कुछ चल रहा है फॉर्मोसा बॉन्ड्स। वो ऐसा कि ताइवान में कोई संस्था बॉन्ड इश्यू करे जिसका डिनोमिनेशन ताइवान की लोकल करेंसी, शायद ताइवान डॉलर है, उसके अलावा वाला, जैसे इंडियन रुपी, अमेरिकन डॉलर, चाइनीज युआन। तो ऐसा जो बॉन्ड इशू किया जाए ताइवान में, विच इज़ लिस्टेड इन द ताइपाई एक्सचेंज एंड डिनोमिनेटेड इन करेंसी अदर देन ताइवानीज डॉलर, उसे हम कहते हैं फॉर्मोसा बॉन्ड। तो चर्चा में इसलिए है क्योंकि SBI ने ऐसे $300 मिलियन के बॉन्ड इशू करके उधर से पैसा उठाया है। क्यों उठाया है? मेनली तो उनको ओवरसीज ब्रांच एक्सपांशन, अलग अलग देशों में अपनी ऑफिस ब्रांच खोलनी है, उसके लिए पैसा चाहिए, तो वो वहाँ से ले रहे हैं। फिर इकोनॉमी में और समाचार क्या चले? क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, उससे भारत को क्या असर हो, तो वो तो हम पहले कई बार देख चुके। फिर कल एक एक्सप्लेन सीरीज आई थी कि US फेडरल रिजर्व, उसकी फेड मूव से भारत के बाजार को क्या असर होगा, तो वो तो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि कैसे वो उधर सब मनी सप्लाई कम कर दे, वहाँ के लोन महंगे हो जाएं। तो ये फॉरेन इन्वेस्टर जिन्होंने भारत के बाजार में इन्वेस्ट किया, ये इधर से बेच के पैसा निकालेंगे, उधर ले जाएंगे, ताकि वहाँ के सब बिजनेसमैन को वो लोन में पैसा दे सके। एंड एज अ रिजल्ट इंडियन शेयर मार्केट में फॉल। फिर एक आज कुछ कॉलम है अकोमोडेटिव पॉलिसी, वो सब सही थी, ऐसा RBI के डेप्यूटी गवर्नर बोल रहे हैं। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी के कई सारे फ्री लेक्चर वीडियो में। अकोमोडेटिव पॉलिसी का मतलब क्या है? RBI ऐसा बोलता है कि 2 महीने बाद जो अपनी मीटिंग होगी उसमें ये CRR का, माफ कीजिए, रेपो रेट का क्या करेंगे। सपोज 4% है तो 4% ही रखेंगे, या उसको डिक्रीज करके 4 से 3% करेंगे, लेकिन इंक्रीज तो नहीं ही करेंगे। जब ऐसा कहा जाए तो उसे हम कहते हैं अकोमोडेटिव पॉलिसी। यूजुअली ऐसा कब कहा जाता है? जब GDP में बढ़ोतरी करने के लिए सस्ते लोन देना जरूरी होता है कि लोग दे दनादन शॉपिंग करें, गाड़ियों की, मकान की सेल्स बढ़े और प्रोडक्शन बढ़े, GDP बढ़े, तब ऐसी चीज़ की जाती है, और वो ज़रूरी था कोरोना में वगैरह। वही सब टाइम पास बात हो रही है, वो हम पहले ही कई बार देख चुके। फिर एक और हेडलाइन आ जाए कि बैड बैंक इज रेडी, और उसमें 15 केस शिफ्ट कहे गए। ये बैड बैंक क्या है? पिछले वाले लेक्चर में ही हमने देखा था, ये NARCL एंड IDRCL, वो सब चीज़ें क्या थी देख लेना। सो दिस इज ऑल डन, मतलब इकोनॉमी में कुछ खास है नहीं। प्राइवेट बैंक वो सब एग्रीकल्चर लोन में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाए। बॉल बाय बॉल कमेटी नॉट इम्पॉर्टेंट। अमेरिका और UK फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की चर्चा करें तो ख़त्म होने दो, फिर देखेंगे। फिर ये एयर इंडिया, असल में वो JRD टाटा के ज़माने में 1932 में टाटा एयरलाइंस बनी थी, लेकिन फिर सरकार को लगा कि इसका राष्ट्रीयकरण करते हैं। जैसे सब प्राइवेट सेक्टर बैंक को नेशनलाइजेशन किया गया, सरकार ने ओनरशिप अपने कब्जे में ली, ऐसा ही एयर इंडिया के साथ हुआ था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारा उसका नुकसान हो गया, 60,000 करोड़ से ज़्यादा उसके ऊपर कर्जा है। तो सरकार ने वापस इसका प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण कर दिया, और उसी टाटा सन्स ने उसको वापस खरीद लिया। अब उसके बाद क्या होगा? तो समझिए कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसके ऊपर होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो मेजोरिटी शेयर होल्डर होगा वो ज़्यादा वोट देकर अपने पसंदीदा लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठाता है। जस्ट लाइक कि जैसे वोटर्स अपने पसंदीदा व्यक्ति को
पार्लियामेंट में बिठाते। तो क्योंकि गवर्नमेंट पहले मेजोरिटी शेयर होल्डर था और अब उसने तो बस सब बेच दिया, तो गवर्नमेंट ने जिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया होगा वो सब अब रिजाइन कर देंगे, वो हट जाएंगे। अब रतन टाटा को जो पसंद होगी वो लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बिठाया जाए। फिर एयर इंडिया का जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग दी जाएगी और वो 1 आध साल के लिए काम करेंगे। फिर उनको VRS ऑफर किया जाएगा, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वो ऐसा कि तुम नौकरी छोड़ दो और हम तुमको एक साथ में 10 लाख 15 लाख कुछ देंगे और तुम अपना बाद में देख लेना। पूरी ज़िंदगी हम तुमको 20 साल की नौकरी में नहीं रख सकते क्योंकि हमको इतने स्टाफ की ज़रूरत नहीं। दैट इज़ वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। और बाकी जो एयर इंडिया ऑफिशियल होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि टाटा में जो प्रोफेशनल तरीके से काम होता है ऐसा तुम अब सीखो। ये सरकारी कंपनी नहीं रही तो पूरा दिन कुर्सी पे पैर चढ़ा के नहीं चलेगा वगैरह वगैरह जो भी। फिर सरकार कुछ कह रही है कि ग्रीन हाइड्रोजन की पॉलिसी आएगी, तो नोटिफाई होने दो, कुछ एक्सप्लेन सीरीज आने दो, फिर देखते हैं। खुद से सर्च करके कुछ पढ़ना नहीं। तो दिस वाज फ्रॉम इकोनॉमी। आगे पॉलिटी में जाने लायक क्या है। आर्टिकल 335 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वो ये कहता है कि सरकारी नौकरियों में SC ST को भी जगह दी जाए, उनकी क्लेम्स को कंसिडर किया जाए, लेकिन साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी प्रभावित ना हो, अच्छे से प्रशासन चलता रहे, उसका भी ख्याल रखना है। अब इसमें कुल मिलाकर 2006 में एक M नागराजन केस हुआ था। उसमें कुल मिलाकर बात ये थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि SC ST को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया वो बराबर है, लेकिन फिर उसको पदोन्नति यानी प्रमोशन कि सपोज SP हो, उसके ऊपर DIG, उसके ऊपर IG, उसके ऊपर DGP वगैरह जो भी, तो ऐसा प्रमोशन करते वक्त क्या उसमें भी रिजर्वेशन देना है कि नहीं SC ST जो ऑलरेडी नौकरी पा चुके। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, सरकार के लिए अनिवार्य या बाध्य नहीं है, वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। सरकार को लगे ठीक तो प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाए या ना दिया जाए। लेकिन अगर प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है तो कुछ शर्तों का पालन करना होगा कि सबसे पहले पिछड़ेपन का डेटा आपने दिखाना होगा कि क्या वास्तव में वो DIG या IG या DGP लेवल पर SC ST का रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है, वहाँ पर उस समुदाय के लोगों के ऑफिसर्स की कमी है, तो पहले वो फाइंड करो। दूसरा, ऐसा जो भी रिजर्वेशन दिया जाए तो वो 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सपोज़ कि SP से लेके DIG बनाओ तो ऐसा नहीं कि 100 DIG में से 60 DIG सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेट कम्युनिटी से हो, ऐसा ना हो जाए। अनंत काल तक, इनफाइनाइट पीरियड तक ये सब नहीं होना चाहिए। तो वो उस हिसाब से गवर्नमेंट को ऑप्शंस दिए गए थे कि अब देख लेना और उस हिसाब से कर लेना। इफ़ यू वांट, इट इज़ नॉट कंपलसरी। अभी 2022 में वापस कुछ पिटिशंस चले थे कि जहाँ पर लोग ये मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट खुद से ही कुछ क्वांटिटेटिव रूल्स बना दे कि X कंडीशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन देना है या नहीं देना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसे कुछ बेंचमार्क तय नहीं करेंगे, नागराजन में जो बोला था उस हिसाब से राज्य सरकार खुद देख ले, क्योंकि हर स्टेट की अपनी लोकल प्रॉब्लम्स क्या है, लोकल सिचुएशन क्या है, कितने ऑफिसर्स अवेलेबल हैं वगैरह वगैरह, उस हिसाब से वो निर्णय ले। सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत के लिए ऐसे कोई बेंचमार्क नहीं बना सकता। सो दैट इज़ वन जजमेंट। उसके बाद क्या चल रहा है, महाराष्ट्र विधानसभा में BJP के 12 सांसदों ने बहुत धमाल की थी, ऐसा बोल के उन्हें 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो 1 साल का सस्पेंशन रद्द करवाया। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा किसी सांसद या विधायक को एक सत्र, एक सेशन के लिए सस्पेंड किया जा सके, कि मॉनसून सेशन, विंटर सेशन, बजट सेशन, एक सेशन के लिए, पूरे साल के लिए नहीं। क्योंकि पूरे साल सस्पेंड किया तो वो तो फिर अपने जो भी कंस्टिट्यूएंसी से चुन के आया उसके लोगों की उसे कुछ बात रखनी है पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो रख नहीं पाएगी। 1 साल तक वो घर पे बैठा रहे तो वो तो कोई, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमने विजन किया डेमोक्रेसी हो, ऑपोजिशन पार्टीज हो और वो भी सब लोगों के लिए कुछ बात रखे, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। सो इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल टू सस्पेंड सम लेजिस्लेटर फॉर 1 ईयर। फिर क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में शराब किधर बेच सकते हैं, तो उसकी रजिस्टर्ड लिकर शॉप होती है, वहाँ पर बेची जा सकती है। ये जो कोई सुपरमार्केट हो, शॉपिंग मॉल हो, उसमें शराब बेचने की पाबंदी थी। लेकिन अभी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं, इधर भी डिस्प्ले में रखो, तो कोई सब्जी तरकारी लेना है, उसका मूड हो जाए तो वो भी थोड़ा खरीद ले। तो ये किया गया है। सरकार का जस्टिफिकेशन ये है कि शराब कंपनियों को फ़ायदा हो, अंगूर उगाने वाले किसान को फ़ायदा हो, और राज्य सरकार को टैक्स कलेक्शन, ये एक्साइज ड्यूटी ऑन लिकर, वो सब में हमको आमदनी हो। लेकिन ऑपोजिशन नाराज़ है कि ये तो जो
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीतिक प्रदर्शक सिद्धांत, उसमें सब क्या बातें, स्टेट शुड डिस्करेज द कंजम्पशन ऑफ लिकर, और शराबबंदी होनी चाहिए। तो ये तो आप उल्टा और एनकरेज कर रहे हैं कि कोई सब्जी खरीदने भी आए उसको भी नज़र चढ़ जाए और वो भी पीना शुरू कर दे, तो ये ठीक नहीं हो रहा है वगैरह। फिर पॉलिटी में मुद्दा चल रहा है कुछ कैट। वैसे आर्टिकल 323 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऐसा तो होता है, लेकिन अलग से, जैसे इनकम टैक्स का ट्रिब्यूनल, या फिर कि ये आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की गवर्नमेंट के सामने शिकायत हो कि हमारा गलत तरीके से ट्रांसफ़र किया गया है, हमको प्रमोशन नहीं दे रहे हैं वगैरह, तो उसके जजमेंट के लिए अलग कोर्ट होते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या कैट। अब कैट में कुछ मामला चल रहा है और उसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट लड़ रहे हैं। बात क्या है, वो कुछ ऐसा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वेस्ट बंगाल में कुछ मीटिंग थी जिसमें वेस्ट बंगाल का चीफ सेक्रेटरी, मतलब उसका जो सबसे बड़ा आईएएस ऑफिसर हो, वो हाजिरी देने नहीं आया था। तो फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने उस पर्टिकुलर ऑफिसर के खिलाफ कुछ डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की। तो वो जो आईएएस ऑफिसर था वो उसके खिलाफ कैट ट्रिब्यूनल में गया कि मतलब मैं आईएएस हूँ और मुझे केंद्र गवर्नमेंट परेशान कर रही है। तो वो पश्चिम बंगाल की जो कैट ट्रिब्यूनल की बेंच होगी वहाँ गया। तो यूनियन गवर्नमेंट ने उस बेंच को कहा कि नहीं, ये वाला केस आप दिल्ली शिफ्ट कर दो। तो वो आईएएस ऑफिसर वापस गया कोलकाता हाई कोर्ट में कि इस केस को कोलकाता में रहने दो, दिल्ली में शिफ्ट मत कराओ। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा, केंद्र सरकार को रोक लिया। तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलकाता हाई कोर्ट गलत है, वो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है, क्योंकि दिल्ली कैट ट्रिब्यूनल का चेयरमैन है, वो कलकत्ता से बाहर वाली चीज़ है। अब ये सब अपने को दिमाग खर्च करना है। ऐसे जटिल और अतरंगी प्रश्न मेंस में पूछे जाते थे एक ज़माने में कि ये हाई कोर्ट ने कैट के बारे में क्या जजमेंट दिया, उस पर क्या चिंता का विषय है। देयर वॉज अ ट्रेंड लाइक दैट। लेकिन 2021 का जो पेपर हम देखें, मेंस पेपर 2, उसमें पॉलिटी के ऐसे सब अतरंगी चीज़ें पूछना बंद कर दिया है। अब तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस पर अभी बहुत ज़्यादा दिमाग खर्च करना मुझे उपयोगी नहीं लग रहा। तो नहीं उपयोगी तो ये 2 मिनट 5 मिनट क्यों चर्चा की, वो इसलिए क्योंकि मुझे उपयोगी नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि नहीं, तुमको आता नहीं है इसलिए तुम पढ़ाते नहीं हो, तो दैट इज़ नॉट द केस। अपनी बुद्धिजीता प्रदर्शित करने के केस में पर आप क्यों अपना टाइम बर्बाद करें जब 4 महीने और 7 दिन ही बाकी। इंटरनेशनल रिलेशन और डिफेंस, तो उसमें भारत और सेंट्रल एशिया, अब उसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उसके लीडर्स 26 जनवरी की परेड में आने वाले थे, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते नहीं आए, तो ऑनलाइन समिट की। और फिर उसमें सब बातें क्या करेंगे, इकोनॉमिक टाइज बढ़ाएंगे, एनर्जी सिक्योरिटी, वहाँ से ऑयल गैस की पाइपलाइन भारत में आए, और तालिबान के खिलाफ सब अफगानिस्तान को कैसे रिबिल्ड करना है, उस सब की वही सब बातें जो हम पहले भी देख चुके हैं। उसी तरह चाइना बोल रहा है कि हम पाकिस्तान को सैटेलाइट लॉन्च में मदद करेंगे, और उसके अलावा ब्रिक्स नेशन ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के भी साथ कोऑपरेट करके और ज़्यादा सैटेलाइट का काम करेंगे। आईएनएस खुखरी, जो कि एक नेवी का जहाज था जिसने 1971 के भारत पाकिस्तान लड़ाई में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, तो उसको दीव में अब उसका म्यूजियम बनाया जाएगा शिप का। फिर ज्योग्राफी प्लेसेस इन न्यूज़ में एक चीज़ है, एडी करंट मार्किंग्स। एडी करंट मार्किंग क्या है, ये जो ऐसा ये स्पाइरल या सर्कुलर शेप का सब बन रहा है इधर, ऐसा पत्थरों में जो बन जाए सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर में स्पाइरल मार्किंग्स, उसे कहते हैं एडी करंट मार्किंग। अब वो असल में क्या दिखाता है वो सब दिमाग खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं। सफिशेंट उन एक लाइन में कि हाँ, ये जियोलॉजी सेडिमेंट डिपॉजिट के साथ कुछ जुड़ा हुआ शेप है। चर्चा में इसलिए कि गुजरात के महिसागर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी चीज़ें पाई गई हैं। इसके बाद एथिक्स के अलग अलग समाचार वो देखते हैं। फिर मुद्दा है कि एथिक्स और उसमें करप्शन एंड स्पोर्ट्स एथिक्स। जिम्बाब्वे का पूर्व कप्तान ब्रैंडन टेलर, वो मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया, और वो अब अपना जस्टिफिकेशन क्या दे रहा है कि मुझे कोकेन का नशा करने की लत थी, तो एक बुकी ने मेरा वीडियो बना दिया और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मेरी बीवी को वो वीडियो लीक कर देगा कि देखो तुम्हारा पति गंजेड़ी है, और सब दुनिया में सब स्पोर्ट्स फैंस को भी दिखा देगा वगैरह वगैरह, इसलिए मुझे मजबूरी में मैच फिक्सिंग करनी पड़ी। तो इसमें हमें क्या समझना है एथिक्स के लिए, समझना आपने ये है कि अगर आप कोई छोटा अपराध करते हैं जैसे कि कोकेन लेना, तो फिर अंत में वो सब आपको बड़े अपराध की तरफ ले जाता है। बिकॉज वेन एवर यू आर शोइंग अ वीक कैरेक्टर, वीकनेस इन कैरेक्टर, तो कोई ना कोई आपके उस
कमज़ोर चरित्र का फ़ायदा उठाकर आपको हनी ट्रैप करे, आपको नशे की लत लगा दे, आपको सब अय्याशी करवाना शुरू करे, एंड देन दे विल ट्रैप यू। ये सिर्फ स्पोर्ट्समैन के लिए भी नहीं, आईएएस आईपीएस पॉलिटिशियन हर एक के अंदर ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सो ऑलवेज वन शुड अवॉइड इवन द स्मॉलेस्ट ऑफ वीकनेस इन कैरेक्टर। नशा नहीं करना, ये सब विलासिता से दूर रहना चाहिए वगैरह। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, गुड ब्यूरोक्रेट वगैरह, वो डिपेंड करता है कि इधर आपको बोल बच्चन करनी है। फिर एथिक्स में एक और चीज़ है इम्पार्शियलिटी ऑफ रेफरी, एंगर मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स एथिक्स। वो कुल मिलाकर बात ऐसी है, ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट हो रही थी, वहाँ पर नियम ऐसा है कि जो खिलाड़ी खेल रहा है उसने लाइव मैच के दौरान रेफरी से माफ़ कीजिए कोच से कोचिंग नहीं लेना है। मतलब चालू मैच में उसने अपने कोच को नहीं पूछना चाहिए अब मैं कैसे खेलूं, या उसने कोई इशारों से आपस में बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन पाया ये किया कि ये जो खिलाड़ी था, मेरे ख्याल से नाम था उसका सित्सिपास, वो अपने कोच से लाइव मैच में इशारों इशारों में कोचिंग ले रहा था जो नियमों के खिलाफ था। तो सामने जो प्रतिस्पर्धी था मेडवादेव, उसने रेफरी को बोला कि ऐसा कर रहा है आप एक्शन लीजिए, लेकिन रेफरी कुछ कर नहीं रहा था। तो मेडवादेव का दिमाग घूम गया और वो रेफरी को खरी खोटी सुनाने रहा कि आर यू अ स्टूपिड पर्सन, तुमको समझ नहीं आ रहा है ऐसा कर है, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। और आप जानते हैं कि जो कमज़ोर पति होता है तो वो अपनी मर्दानगी कैसे दिखाता है, वाइफ के साथ मारपीट करके। सिमिलरली ये जो रेफरी, उसके खुद में दम नहीं था कि सित्सिपास को कुछ करे, तो उसने मेडवादेव पर ही नेगेटिव पॉइंट्स लगा दिए कि तुमने मुझे स्टूपिड क्यों कहा। तो इट शोज व्हाट, इट शोज फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट क्या है। मेडवादेव को गुस्सा है वो बराबर है, क्योंकि स्पोर्ट्स में वो सामने वाली पार्टी गलत कर रही है और रेफरी कुछ कर नहीं रहा है। बट ही शुड नॉट हैव यूज्ड अनसिविलाइज्ड वर्ड लाइक यू आर स्टूपिड, ऐसा रेफरी को नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि हमेशा जो भी एरोगेंट, करप्ट और इनकम्पिटेंट टाइप का ऑफिसर होता है वो विक्टिम की मदद नहीं करता, और आप उसके साथ उलझ जाएं तो वो आपको ही परेशान करता है, क्योंकि उसकी दम नहीं होती कि जाके वो गलत लोगों को एक्शन ले सके। सो फर्स्ट थिंग टू रिफ्लेक्ट इज दैट। और दूसरा कि बाद में टीवी चैनल वालों ने ये सब देखा और उन्होंने नज़र रखी इस कोच पर कि वो सित्सिपास को कोचिंग दे रहा है कि नहीं, और फिर वो पकड़ा गया। एंड अल्टीमेटली दिस मेडवादेव वॉज विंडिकेटेड कि हाँ उसकी बात सही थी कि ये गलत कर रहे थे ये लोग। तो अंत में सच की तो जीत हुई, लेकिन फालतू में इसको भी पेनल्टी मिल गई कि तुमने रेफरी को स्टूपिड कहा। सो द ट्रूथ ऑलवेज विंस, ट्रूथ ऑलवेज टाइम्स, लेकिन आपने भाषा पर संयम रखना चाहिए। फिर मुद्दा है एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स में क्या, एक तरफ है बीजिंग में विंटर ओलंपिक्स हो रहा है, करना चाहिए, हाँ ओलंपिक स्पोर्ट्स करना चाहिए, उससे स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, ग्लोबल कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, बंधुत्व की भावना बढ़े, वो ज़रूरी है। लेकिन पाया गया बीजिंग में इतनी बर्फबारी होती नहीं, तो आर्टिफिशियली स्नो क्रिएट किया जा रहा है। वो ऐसा कि वो सब बड़े बड़े मशीन हो, डीजल जनरेटर चलाया जाए, उसमें पानी डाले और दूसरे जो प्रोसेस, और वो कृत्रिम रूप से बर्फ़ बना रहा है। तो ये खराब क्यों है, खराब क्यों है, तो डीजल जनरेटर चलेगा तो एयर पोल्यूशन बढ़ेगा, और पानी की भी तो बर्बादी होगी, क्योंकि स्नो ऊपर से नहीं पड़ा, ये तो ग्राउंड वाटर का, बोरवेल का पंप का पानी खींच के बर्फ बना रहे हैं। तो एक तरफ बेशक विश्व बंधुत्व, ग्लोबल ब्रदरहुड, चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है ओलंपिक्स करना, लेकिन पर्यावरण का ध्यान रखना भी उतना ही ज़रूरी है। सो दैट इज़ द एनवायरमेंटल एथिक्स पॉइंट टू कंसिडर। एक बार यूपीएससी मेंस में पूछा था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंटल एथिक्स, ये आज एक मुद्दा मिला। पिछले साल हमने कुछ और मुद्दे देखे थे कि ये जो जानवर होते हैं जू में, तो उसे क्यों बंद किया जाता है, उसको खुले जंगल में खेलने दिया जाए, फिर लोग उसे परेशान करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। या कई बार कि सांप अपने हिसाब से जंगल में जा रहा है और आप उसको मार देते हैं कि मुझे मार देगा, जबकि सांप आपको मारना नहीं चाहता था। एंड मैनी अदर एंगल्स टू कंसिडर। एथिक्स में एक और मुद्दा है इम्पार्शियलिटी इन जर्नलिज्म। मित्रों, जर्नलिस्ट का काम क्या होना चाहिए, वो फैक्ट्स को दिखाए, सच क्या है, तथ्य क्या है, बिना कोई बायस किए, और हमेशा ट्रूथ एंड एथिक्स की तरफ वो रहे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, आज से कई साल पहले यूपी के फॉर्मर सीएम एनडी तिवारी पर आरोप था कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे, जिससे उसको इलेजिटिमेट सन, अवैध विवाह के अलावा वाले संबंध, और उससे नाजायज बच्चे पैदा हुए थे, ऐसी सब बात चलती। तो उस वक्त न्यूज़पेपर वाले हमेशा नेगेटिव टोन में कि देखो ये तो कैसा गलत कर रहा है। अब ये बात ये आई कि एक
नोबेल लिटरेचर विनर गैब्रियल गार्सिया मार्केज नाम का एक ऑथर है कोलंबिया से। अब वो मर गया और फिर कुछ और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि मैक्सिको की एक महिला के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिससे उसको एक नाजायज बेटी भी पैदा हुई थी जिसका नाम उसने इंदिरा रखा था। और ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन आप देखो, अ ब्यूटीफुल सीक्रेट। मतलब एनडी तिवारी करे तो वो सब गलत और ये करे तो वो एक सुंदर राज है, सुंदर राज है। सो दिस इज शोइंग व्हाट द जर्नलिस्ट आर नॉट एक्टिंग इन एन इम्पार्शियल मैनर। जो ट्रूथ और जस्टिस और एथिक्स होनी चाहिए, या तो सबके लिए समान होनी चाहिए या सबको उससे बाहर रखना चाहिए। तो ये ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो पत्रकार ने कॉलेज के ज़माने में ये लेखक की किताबें पढ़ी होंगी और रोमांटिसिज्म में किया, हाँ ये तो अद्भुत है, तो अब उनको इसकी अनैतिक चीज़ें भी गलत नहीं दिख रही। सो वन साइड वी समटाइम्स स्पीक अबाउट कि गॉड मैन और उनके जो सब अंधे भक्त हैं वो उसकी सब इलीगल चीज़ों को क्यों क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। देन जर्नलिस्ट ऑल्सो नीड टू बिल्ड द कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी वगैरह वगैरह। केरला सरकार वहाँ पर जो लोकायुक्त है उसके पावर्स को कम करना चाहती है कि वो सब एडवाइस दे, उसकी एडवाइस बाइंडिंग ना हो, वो किसी को पिनलाइज ना कर सके। और वहाँ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं, कोई भी दूसरा चीफ जस्टिस ना भी हो तो उसको भी अपॉइंट करेंगे वगैरह, ताकि वो क्रिटिक्स बोल रहे हैं ये सब कि लोकायुक्त को आप उसकी पोस्ट को वीक कर रहे हैं। करप्शन में एक और चीज़ आई कि अमेरिका में ब्रिज कोलैप्स हो गया जहां पर जो बिडेन प्रेसिडेंट उद्घाटन करने जाने वाले थे। तो इसमें हमको समझना इतना है कि भ्रष्टाचार और पुल गिर जाना वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, उधर भी जो ठेकेदार हैं वो रेतीज मिलाते हैं। जुवेनाइल एंड वैल्यू एजुकेशन में क्या, पाकिस्तान में 14 साल का बच्चा था, मम्मी को मार दिया क्योंकि मम्मी ने उसको बोला पबजी खेलना बंद करो। उसके बाद एक्सप्लेन सीरीज एंड कॉलम्स कुछ खास मज़ेदार नहीं थे। यंगेस्ट लर्नर वो वही सब बातें, कोरोना में बच्चों की पढ़ाई को असर, मेकिंग कनेक्शन वो सब, ये सब स्पोर्ट्स एंड अदर थिंग्स। फिर एयर इंडिया वापस टाटा को मिली, रिकवर एंड रीबिल्ड, नॉर्थ ईस्ट में सब डेवलपमेंट करना चाहिए। लेकिन मैंने कॉलम पढ़ा लेकिन उसमें कोई ऐसी जोरदार चीज़ नहीं मिली जो हमने पहले नहीं देखी। इनइक्वालिटी एपिडेमिक, हर्ष मंदर, ये हर्ष मंदर की कॉलम में पढ़ता ही नहीं, फॉर अ सिंपल रीजन उसकी बात घूम फिर के ही आती है, मनरेगा में ये हो रहा है, गरीब ये परेशान है। भाई ऑलरेडी हम 1 साल से ये करंट अफेयर दे रहे हैं, अपने पास इतने सारे मटीरियल है, पॉइंट्स है वो सब जवाब हैंडल करने के लिए, कि ये बार बार देखने का कोई मतलब नहीं। इमेजिनिंग द रिपब्लिक, 26 जनवरी और हमें क्यों प्राउड होना चाहिए वगैरह। इफ़ यू वांट टू बिल्ड योर वोकेबलरी न्यू आइडियाज यू कैन रीड, अदरवाइज कोई जोरदार चीज़ नहीं थी। मुझे खुद अगर प्रीलिम्स देनी होती तो अब मैं कॉलम्स कम पढ़ता, फॉर अ सिंपल रीजन अभी 4 महीने ही बाकी है, तो ये सब करने में अपना मेन काम छूट नहीं जाना चाहिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी थियरी जो करना है। फिर एक्सप्लेन सीरीज में जाट और बीजेपी में सब चुनावी समीकरण एग्जाम के लिए काम के नहीं। मॉडर्ना HIV वैक्सीन बना रहा है लेकिन अभी वो फाइनल नहीं हुई, तो उसको अभी होने दो फिर हम करेंगे। कोरोना, अब कोरोना में आप जानते हैं सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड थी और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन थी, उसे इमरजेंसी यूज लाइसेंस दिया गया था। मतलब कि उन्होंने जो ह्यूमन ट्रायल करने चाहिए, वैसे तो लंबी अवधि तक चलते हैं कि अच्छा प्रेग्नेंट महिला पर क्या असर, उसका 9 महीने बाद बच्चा पैदा हुआ तो उसके ऊपर 5 साल तक और ऑब्जर्वेशन करो, उस पर कोई नेगेटिव असर हुआ कि नहीं। सो इन रियलिटी क्लिनिकल ट्रायल टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, लेकिन क्योंकि इमरजेंसी थी कोरोना में तो हमने उसको इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन दिया था, यानी डेटा सफिशिएंट नहीं था फिर भी अलाउ किया था। तो ऐसी जो वैक्सीन या दवाई होती है उसको फार्मेसी के केमिस्ट के शॉप पे खुलेआम बिक्री नहीं हो सकती, स्पेशल केस में कुछ काम हो। अब इन कंपनियों ने थोड़ा और क्लिनिकल ट्रायल डेटा दिया है, क्योंकि 2021 से वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो अभी 1 आध साल का डेटा होगा कि इट इज सेफ। तो अभी उसको दिया गया कंडीशनल मार्केट ऑथोराइजेशन। ये भी अभी फुल स्टेप नहीं है, अभी एक और स्टेप हो, उसके बाद होगा फुल मार्केट ऑथोराइजेशन। फिर ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट के अंदर वो खुली दुकान में उसको सेल करने की अनुमति हो। हालांकि अभी लगता नहीं है क्योंकि वैक्सीन की जो शॉर्टेज है और सबको तीसरा बूस्टर डोज देने में भी वांदे आ रहे हैं, तो सरकार की धीरे धीरे करेंगे। फिर बात तो सब पर्सन इन न्यूज़ वगैरह, प्लेसेस इन न्यूज़। पोलैंड किधर है ये, हाँ तो पोलैंड में ऑज्विस नाम का एक कैंप था जहाँ पर हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों की नरसंहार करवाया था। फिर जनवरी 27 को सोवियत ट्रूप्स ने उसको लिबरेट किया, तो उस दिन को हॉलोकॉस्ट डे के रूप में याद किया जाता है। मित्रों शब्दों में ध्यान रखिए, इट इज़ रिमेंबर्ड या कॉमेमोरेटेड एज द हॉलोकॉस्ट डे। इधर शब्द हम ऐसा नहीं लिख सकते, इट इज़ सेलिब्रेटेड एज हॉलोकॉस्ट डे।
ऑफकोर्स आप दिमाग में तो सही समझते हैं, लेकिन जिनकी वोकेबुलरी कमज़ोर होती है तो डे तो वो हमेशा सेलिब्रेट ऐसा लिख देते हैं। तो मेंस में, निबंध में या इंटरव्यू में आप बोल रहे हैं तो शब्दों पर संयम होना चाहिए। जो खराब चीज़ें हैं तो उसको हम रिमेंबर या कमेमोरेट करते हैं किसी की शहादत को, और जो अच्छा काम हो तो उसे सेलिब्रेट करते हैं। फिर ओमान, और ओमान में सिटी है मस्कत, वहाँ वीमेंस एशिया कप हॉकी हो रही थी और उसमें भारतीय महिला टीम को ब्रॉन्ज मिला। फिर टोक्यो ओलंपिक 1964 में जो भारत की हॉकी टीम के कैप्टन थे चरणजीत सिंह, उनका देहांत। बाकी सब ऐसे सब पर्सन न्यूज़ वगैरह है। सो दिस वॉज द न्यूज़ पेपर फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम।